हेलो एनिमल लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैनो ने काइजू नंबर 6 वेपन के काफी सारे पावर को अनलिस्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उसके बॉडी में काफी सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे और उसका पैर भी टूट गया था। लेकिन वहाँ पर उसका मदद करने के लिए फुरुहासी आ जाता है जो रैनो को बचा लेता है। तब वो लोग दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर इस काइजू को मारेंगे। तो क्या रैनो काइजू नंबर 6 वेपन के पावर को यूज कर पाएगा? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब रैनो ठीक हो जाता है, जो देखकर कैप्टन जुगो बोलने लगता है कि ये ठीक हो गया, लेकिन ये काफी ज्यादा जख्मी है, इसलिए हमें उस काइजू के और को एक्सपोज करना होगा ताकि ये उसे गोली मार सके। लेकिन फुरुहासी की कॉम्बैट पावर 24% है, इसलिए वो ये काम नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पर फुरुहासी अकेले ही उस काइजू पर अटैक करने लगता है। इससे जुगो समझ जाता है कि फुरुहासी की कॉम्बैट पावर 24% ही नहीं है, जिससे वो सभी को चेक करने के लिए बोलता है कि फुरुहासी की कॉम्बैट पावर कितनी है। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि फुरुहासी की कॉम्बैट पावर 42% तक पहुंच गई है। अभी फुरुहासी गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी कॉम्बैट पावर दोबारा से 24% आ जाती है और तभी वो काइजू से लड़ने लगता है और दोबारा से उसकी कॉम्बैट पावर 42% तक चली जाती है। इससे जुगो को समझ में आ जाता है कि फुरुहासी उन्हीं की तरह है और अगर वो लोग उसे अच्छे से ट्रेन करेंगे तो वो भी काफी कुछ कर सकता है। फुरुहासी इधर सोच रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी जीनियस नहीं हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं इससे आगे पहुंच भी जाऊंगा तो आगे भी एक दीवार ही है, लेकिन इस बार मैं रास्ता नहीं बदलूंगा और उस दीवार को तब तक पंच मारूंगा जब तक वो दीवार टूट नहीं जाती है। तब यहाँ पर फुरुहासी उस काइजू पर गोलियां चलाने लगता है। वो काइजू फुरुहासी को दूर फेंक देता है, लेकिन फुरुहासी दोबारा से काइजू पर चढ़ के उस पर अटैक करने लगता है और सोचने लगता है रैनो मेरा इंतजार करो, मैं जरूर तुम्हारे पास पहुंच के ही रहूंगा। अब फुरुहासी काइजू पर गोलियां चलाने लगता है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि फुरुहासी की सूट अब ओवरहीट हो रही है। फुरुहासी उस जगह पर गोलियां बार बार चलाने लगता है जहां पर वो जख्मी होता है और गोलियां बार बार चलाने की वजह से उस काइजू का कोर दिखने लगता है, जिससे रैनो को उस पर अटैक करने का मौका मिल जाता है और वो एक ही अटैक से उस काइजू को मार देता है, जिसे देखकर जुगो भी हैरान हो जाता है। और उसकी और किकुरो की माँ हिकारी की बात याद आने लगती है, जहाँ पर हिकारी उसे मिलने के लिए आई होती है और बताती है कि उसे नंबर 4 वेपन के लिए चुना गया है और अगर वो उस टेस्ट में पास हो जाएगी तो उसे नंबर 4 वेपन को यूज करने के लिए दे दिया जाएगा। इसलिए वो यहाँ पर जुगो से ये पूछने के लिए आई है कि क्या वो नंबर 4 वेपन के लायक है भी या नहीं। जुगो सोचने लगता है कि अगर मैं उस टाइम तुम्हें मना कर देता तो क्या तुम अभी भी जिंदा होती। और यहाँ पर फुरुहासी और रैनो उस काइजू को मारने के बाद काफी खुश हो जाते हैं और उनकी टीम भी काइजू को मारने की वजह से काफी खुश हो जाते हैं और जुगो रैनो और फुरुहासी की दोस्ती को देखकर इमोशनल हो जाता है। सोचने लगता है कि अगर मैं उस टाइम उसके साथ लड़ पाता या उसे वहां जाने से मना कर पाता तो अभी वो जिंदा होती। तब जुगो रैनो को बोलने लगता है कि तुम इस टेस्ट में पास हो चुके हो, इसलिए तुम इस कंट्री के फ्यूचर को डिफेंड कर सकते हो। इससे रैनो और फुरुहासी दोनों ही हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं और जुगो की असिस्टेंट बोलने लगती है कि क्या ये सही रहेगा, क्या आपको पूरा यकीन है, आपको ये नहीं बताना चाहिए उसे कि वो अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। जुगो बोलता है कि मुझे ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुरुहासी ने खुद उसे ये बात समझा दी है। तब कैप्टन मीना जुगो से फोन लगाती है ताकि वो रैनो के बारे में जान सके और जुगो उसे बताता है कि रैनो काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करने के लिए एकदम परफेक्ट है। और कैप्टन मीना बोलने लगती है कि ये बात है क्योंकि मैं अपनी टीम के मेंबर्स को मरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये जानना चाहती थी कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप उनमें से एक हो जो नंबर्स वेपन को यूज करने के लिए सबसे सही लड़के को चुनते हो। जुगो बोलता है कि ये बहुत अजीब टाइम है कि कोई ऐसा मिला है जो काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज कर सकता है और कोई ऐसा भी है जो जिसके पास सेम एबिलिटी है और वो दोनों ही मेरे सामने ही है, इसलिए मैं उन्हें वो सब सिखाऊंगा जो मैं उन्हें सिखा सकूं और उन्हें वो वॉरियर बनाऊंगा जिसे देखकर तुम भी हैरान हो जाओगी। इधर इजुमी और आओई भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि रैनो को काइजू नंबर 6 वेपन को यूज करने के लिए चुन लिया गया है। इधर काफका भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो डरने लगता है कि क्योंकि अब रैनो को काइजू नंबर 9 के साथ लड़ने के लिए भी भेजा जा सकता है। किकुरु काफका को एक पंच मारती है और उसे बोलती है कि वो उन लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करे और डिसाइड करती है कि वो भी रैनो की तरह ताकतवर बनेगी। अब शाम को काफका जॉगिंग करने के लिए चला जाता है और सोचने लगता है कि इचिकावा सच में एक औसम लड़का है और उसने अपनी पावर की मदद से सबको ये बात एहसास भी करवा दिया है। तो आखिरकार मैंने अपनी पावर से क्या अचीव किया है, मैंने अपनी पावर की मदद से किसे बचा पाया है। इन लोगों को मेरी नहीं बल्कि काइजू नंबर 8 की जरूरत है। तब वहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो आ जाते हैं जो सीधा ही काफका पर अटैक कर देते हैं, इससे काफका डर कर वहीं पर गिर जाता है और सोशिरो बोलने लगता है कि ये देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और ये तुम्हारी पनिशमेंट है ये छुपाने के लिए कि तुम काइजू नंबर 8 थे। अब जब मैंने तुम्हें पूरी तरह से डरा दिया है तो अब तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो जाती है। तब काफका यहाँ पर रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। तब सोशिरो उसे मारने लगता है और उसे शांत रहने के लिए बोलने लगता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने 3rd डिवीजन को प्रोटेक्ट किया था। और ये बात मैं काइजू नंबर 8 को नहीं बल्कि काफका को बोल रहा हूँ जो बिना कुछ सोचे हुए सभी लोगों के सामने ही ट्रांसफॉर्म हो गया था। मुझे तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता चला है कि अगर तुम बार बार ट्रांसफॉर्म होते रहोगे तो तुम एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाओगे, इसलिए तुम्हें काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है क्योंकि काइजू नंबर 9 को मैं खुद हराऊंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर
ये बात बताने के लिए ही आया था कि तुम्हें काइजू नंबर 8 बन के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि तुम्हें काफका बनकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए तुम्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। और ये सुनकर काफका रोने लगता है और सोचने लगता है वाइस कैप्टन सोशिरो बाहर से कितने भी कठोर दिखते हो, लेकिन अंदर से वो काफी नर्म है। वो सोशिरो से बोलने लगता है कि ये बात सच है कि मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं अपनी पावर की मदद से किसी को बचा सकूं। बस मैं अपने दोस्तों को कभी भी रोते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं काइजू नंबर 8 बन के सबकी मदद जरूर करूंगा। सोशिरो को ये समझ में आ जाता है कि अगर कोई भी मुसीबत में रहेगा तो काफका जरूर ट्रांसफॉर्म होकर उसे बचा लेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो काफका को स्ट्रांग बना के ही रहेगा। इसलिए वो अपने साथ एक टेम्पल में ले जाने लगता है और उसे बताता है कि ये रियोनिट टेम्पल है जो काइडो पीरियड से यहाँ पर है और ये उनके लिए है जो काइजू से लड़े हैं या काइजू से लड़ते हुए मरे हैं। तो शिरो काफका से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरेकी डाई काइजू क्या था? तो काफका बोलता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में बुक में पढ़ा था। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था जो एडो और ईस्टर्न जापान को 1657 में काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो शिरो बोलता है कि तब हमारे लड़ने का टेक्निक काफी पुराना था और ये वो जगह है जहाँ पर सभी लोग काइजू से लड़े थे। इसमें काफी लोग मरे थे और जब हम लोग भी मरेंगे तो हमारी आत्मा भी यही टेम्पल में रहेगी। तो शिरो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलने लगता है कि चलो अब हम लड़ते हैं और मुझे दिखाओ कि अब तुम पहले से कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। काफका और सोशिरो लड़ने लगते हैं, लेकिन काफका सोशिरो को छू भी नहीं पा रहा था। सोशिरो काफका को बड़ी आसानी से ही नीचे गिरा दे रहा होता है। पर काफका हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वो सोशिरो को दिखाना चाहता था कि वो पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो और भी तेजी से सोशिरो से लड़ने लगता है, लेकिन सोशिरो फिर भी उसका बुरा हाल कर देता है। इससे काफका को लगने लगता है कि वो काइजू नंबर 8 के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही सोशिरो बोलता है कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो सुनकर काफका के अंदर दोबारा से जोश आ जाती है। सोशिरो बोलता है कि मुझे तुम्हें देखकर ये पता चल गया था तक कि तुमने हर दिन काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, लेकिन ये भी काफी नहीं है। तब सोशिरो काफका को एक पंच मारता है और बोलता है कि तुम काइजू नंबर 8 के पावर और स्ट्रेंथ पर काफी ज्यादा डिपेंड हो चुके हो, इसलिए अगर तुम इस तरह ही लड़ते रहे और खुद की चिंता ना किए तो तुम मारे भी जा सकते हो। तुम्हारी आत्मा यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी। तब सोशिरो कैप्टन साव की तरह ही उसका मुंह कॉपी करके काफका को नीचे गिरा देता है। बताता है कि ये एंटी काइजू कॉम्बैट टेक्निक है जिससे डायरेक्टर इसाओ ने पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। अभी अपने सूट के कॉम्बैट पावर को यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए काइजूस के वेपन को यूज करना तुम्हारे लिए वेस्ट है। इसलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम लड़ाई से पहले ये मूव सीख जाओ कि तुम बिना ट्रांसफॉर्म हो के भी लड़ सको, और जब तक तुम जापान में रहोगे काइजूस के अटैक तुम पर होते रहेंगे। इसलिए काइजू नंबर 9 ही एक नहीं है जिसे तुम्हें हराना है, बल्कि कई सारे काइजूस हैं जिसे तुमसे लड़ना है। इसलिए तुम इसके आगे का सोचो। इसलिए चलो और मुझसे कैप्टन मीना के बगल में रहने का सीट छीन के दिखाओ, ये तुम्हारी पावर की मदद से ये हो सकता है। तब काफका इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से सोशिरो दोबारा से उसे मारने लगता है। बोलता है कि वो कभी भी मीना को हासिल नहीं कर सकता है। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। काफका डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा, लेकिन जाने से पहले वो उस टेम्पल में प्रे करने लगता है। इससे उसे वहाँ पर एक छवि दिखाई देने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता और सोशिरो को बुलाते ही वो छवि वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन काफका को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो छवि कहाँ गई। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब